नमस्कार। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। भावना खंडेलवाल बीए बीएड एवं बीएससी बीएड प्रथम सेमेस्टर के विषय बचपन और वृद्धि के प्रकरण मनोविज्ञान के संप्रदाय और उनका शिक्षा में योगदान आज पढ़ाने वाले हैं। मनोविज्ञान के संप्रदाय और उनका शिक्षा में योगदान। जब कुछ व्यक्तियों के विचार किसी निश्चित विषय पर समान होते हैं तो उनकी समान विचारधाराओं को संप्रदाय बोलते हैं। वस्तुतः 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान के दृष्टिकोण, विषय वस्तु तथा विधियों के संबंध में मतभेद हो गए एवं वे कई समूहों में विभक्त होकर अपनी अपनी विचारधारा तथा चिंतन प्रणाली के साथ मनोविज्ञान के अध्ययन में लग गए। यहीं से मनोविज्ञान के संप्रदायों का सुव्यवस्थित इतिहास प्रारंभ हुआ। R.S. वुडवर्थ ने संप्रदाय शब्द को स्पष्ट करते हुए कहा है कि संप्रदाय से तात्पर्य समानता, एकरूपता या अनुसरणशीलता है। इसके आधार पर संरचनावाद, कार्यवाद, व्यवहारवाद, गेस्टोल्टवाद तथा मनोविश्लेषणवाद कुछ ऐसे ही प्रमुख मनोवैज्ञानिक संप्रदाय थे। इन संप्रदायों में विभिन्नता को मानने के कारण मनोवैज्ञानिकों के इन संप्रदायों में न केवल व्यवहार के अध्ययन संबंधी विभिन्न प्रवृत्तियों को प्रभावित किया वरन शिक्षण प्रक्रिया को भी काफी हद तक प्रभावित किया। मनोवैज्ञानिकों में मनोविज्ञान के संप्रदायों की संख्या को लेकर मतभेद है, लेकिन कुछ अभी तक प्रचलित संप्रदाय निम्नलिखित है। पहला है संरचनावाद। मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक विलियम वुंट नामक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1889 में मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के उद्देश्य से लिप्जिग में विश्व की प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना करके मनोविज्ञान को एक शुद्ध व स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिलाया। वुंट ने मनोविज्ञान के माध्यम से मनुष्य के आंतरिक अनुभवों की खोज करने की तथा संवेदना, विचार, भावना, संकल्प व इच्छा को अपना अध्ययन क्षेत्र बनाया। इनके विचारों में महत्वपूर्ण योगदान उनके शिष्य टिचनर ने दिया। इस संप्रदाय ने मनोविज्ञान की परिभाषा एक रूप में की और कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। अतः इस विचारधारा में मनोवैज्ञानिकों का अध्ययन का मुख्य उद्देश्य चेतना का अध्ययन करना था, क्योंकि चेतना में ही संवेदना, विचार, भावना, संकल्प व इच्छा सम्मिलित है। ये अध्ययन करते थे कि चेतना क्या है, इसकी व्यवस्था क्या है, यह किन किन शक्तियों से गठित है। इन प्रश्नों से इनकी विचारधारा को संरचनात्मक विचारधारा का नाम दिया गया। चेतना की संरचना ये क्या होती है? किसी निश्चित समय में अनेक मानसिक प्रक्रियाएं क्रियाशील होती है। इन सभी के योग को संरचनावादियों ने चेतना कहा। इस संदर्भ में टिचनर ने कहा कि चेतना किसी दिए हुए निश्चित वर्तमान समय में होने वाली मानसिक क्रियाओं का योग है। चेतना की रचना 3 तत्वों द्वारा होती है: संवेदना, प्रतिमा और भावना। संवेदना क्या होती है? संवेदना ज्ञानेंद्रियां जो होती है वो संवेदना का माध्यम होती है। संवेदना बाह्य जगत से प्राप्त होती है, यह प्रत्यक्ष ज्ञान का तल है। प्रतिमा यह विचारों से बनती है और भावना संवेग का तत्व है जो सुखदायी व दुखदायी, शांत या उत्तेजात्मक, विश्रामपूर्ण व तनावपूर्ण बनाती है। संरचनावाद के अध्ययन की विधि क्या होती है? संरचनावाद में अध्ययन की विधि के रूप में अंतर्दर्शन प्रणाली को अपनाया, लेकिन यह अंतर्दर्शन शुद्ध अंतर्दर्शन न होकर प्रेक्षण पर आधारित था। इस प्रकार टिचनर के अनुसार निरीक्षण ही मनोविज्ञान की अध्ययन प्रणाली मानते हैं। दूसरी विधि विश्लेषणात्मक विधि भी विश्लेषण के चेतना का अध्ययन समान। दूसरा संप्रदाय है हमारा प्रकार्यवाद। यह एक अत्यंत प्राचीन मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। इसका नामकरण 1898 में अमेरिका में किया गया। इस विचारधारा के विकास में निम्नलिखित लोगों का महत्वपूर्ण हाथ था। वे है, पहला है हमारा शिकागो विश्वविद्यालय के विद्वान, ये थे जॉन डेवी, हार्वे कार्ट, एंजिल। दूसरा कोलंबिया विश्वविद्यालय के विद्वान J.M. केपल, एडवर्ड थॉर्नडाइक, रॉबर्ट वुडवर्थ।
तीसरे थे यूरोपियन विद्वान जो कि थे क्लापरेडे, कोस, रूबिन। प्रकारवादियों ने संरचनावादियों की भांति मानव व्यवहार की अवहेलना नहीं करता। मानव व्यवहार मन एवं शरीर दोनों का ही परिणाम है, किसी का नहीं, क्योंकि दोनों एक है, दोनों में कोई पृथकता नहीं है। कार्यात्मकवादी समायोजन को भी काफी महत्व प्रदान करते हैं। समायोजन में चेतना का प्रमुख हाथ रहता है। बिना चेतना के किसी भी प्रकार का समायोजन नहीं हो सकता। चेतना के संबंध में कार्यात्मकवाद कहता है कि यह शारीरिक व तंत्रिका तंत्र का ही एक परिष्कृत रूप है। समायोजन के संबंध में कार्यात्मकवाद अत्यंत सजग रहता है। जीव तथा वातावरण में समायोजन होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जीव हमेशा वही कार्य करता है जो सुखदायी हो, और तथा जो कार्य सुखदायी नहीं है उनके साथ समायोजन भी संभव नहीं है। परंतु इससे यह तात्पर्य नहीं निकलना चाहिए कि व्यक्ति अपने वातावरण का दास है। व्यक्ति वातावरण का दास कदापि नहीं है। कार्यात्मक मनोविज्ञान का उद्देश्य ये होता है कि जिस व्यक्ति ने कार्य किया है उससे पूछा जाए कि उसने ये कार्य किस प्रकार किया। दूसरे शब्दों में उन क्रियाओं को ज्ञात किया जाए जो कार्य करने की प्रेरणा देती है। कार्यात्मकवादियों ने इसको ज्ञात करने की 3 प्रणाली की खोज की है। पहली है दैहिक नीति। इस प्रणाली द्वारा यह तथ्य निकाला गया कि प्रत्येक क्रिया का कारण शरीर विज्ञान है। इस प्रकार प्रयोग करने हेतु यह शरीर रचना का ज्ञान आवश्यक है, जैसे शिशु कैसे सुनता है। प्रश्न के उत्तर के लिए ज्ञान की बनावट का ज्ञान आवश्यक है, परंतु यह प्रणाली दोषपूर्ण थी, क्योंकि यह कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाती थी। उदाहरण के लिए मनुष्य किस प्रकार निरीक्षण करता है, किस प्रकार चिंतन करता है इत्यादि। दूसरी है विभिन्न अवस्थाओं की विधि। जब 2 विभिन्न अवस्थाओं में व्यक्ति को रखकर व्यवहार के कारणों का पता लगाया जाता है तो उसे विभिन्न अवस्थाओं की विधि कहते हैं। तीसरा है अंतर्दर्शन विधि। इस विधि के प्रमुख समर्थक जे.ई. मुलर जर्मन मनोवैज्ञानिक था। इस विधि का प्रयोग व्यापक रूप में हुआ है। इस विधि में मनोवैज्ञानिक परिणाम तभी प्राप्त हो सकते हैं जबकि निरीक्षण कार्य में संपन्न होते समय या संपन्न होने के तुरंत बाद किया जाए, क्योंकि इसका संबंध स्मरण शक्ति से होता है तथा मनुष्य की स्मरण शक्ति सीमित होती है। प्रकार्यवाद का शिक्षा में योगदान क्या है? प्रकार्यवाद ने व्यक्ति के अध्ययन एवं विकासार्थ वातावरण पर अत्यधिक बल दिया। वातावरण का व्यक्ति के विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार है। पहला, वातावरण का महत्व प्रदान करके कार्यात्मकवाद ने शिक्षा में बड़ा योगदान दिया। अब तक शिक्षा जगत में वातावरण पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। वातावरण कैसा, बालक किस प्रकार के समाज में रहता है, वो वातावरण। लेकिन इस विचारधारा के कारण यह विचार बदल गया और शिक्षा जगत में वातावरण को स्थान दिलाया। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को इस योग्य बनाता है कि वह दी गई परिस्थितियों के साथ समायोजन कर सके। समायोजन पर कार्यात्मकवाद ने बहुत बल दिया, जिसका शिक्षा पर प्रभाव पड़ा। इसके बाद शिक्षा बच्चों को इस योग्य बनाने की चेष्टा करने लगी कि वे अपने को समायोजित करना सीख लें। किसी वस्तु को समझने के लिए केवल वस्तु की जानकारी की ही आवश्यकता नहीं पड़ती, वरन वह वस्तु किस तरह अस्तित्व में आई यह भी जानना पड़ता है। अर्थात वस्तु की पृष्ठभूमि क्या है। कार्यात्मकवाद ने पृष्ठभूमि पर कार्य किया। इस दृष्टि से शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यात्मकवाद ने शिक्षा की समस्याओं को हल के लिए अंतर्दर्शन के अतिरिक्त कुछ नवीन वैज्ञानिक विधियां प्रदान की। अप्रत्यक्ष रूप से कार्यात्मकवाद ने सीखने के सिद्धांत, सीखने के नियम आदि के प्रतिपादन में योगदान किया है, क्योंकि पशु मनोविज्ञान, जिसकी सहायता से ये महत्वपूर्ण सिद्धांत व नियम निकाले गए थे, को कार्यात्मकवाद ने ही जन्म दिया था। शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय जैसे बाल मनोविज्ञान, बुद्धि और व्यक्तित्व विभिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन कार्यात्मकवाद ने ही किया। फिर है तीसरा हमारा है साहचर्यवाद। यह एक अत्यंत प्राचीन ब्रिटिश संप्रदाय है। साहचर्यवादियों ने 2 या 2 से अधिक वस्तुओं, विचार, घटनाओं में साहचर्य को महत्व दिया है, जिसके कारण यह साहचर्यवादी कहलाए। इसका सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में अध्ययन किया जा सकता है, प्राचीन साहचर्यवाद और दूसरा है नवीन साहचर्यवाद। प्राचीन साहचर्यवाद जो है वो इंग्लैंड में दार्शनिकों की विचारधाराओं के आधार पर बना, जिसमें जिन दार्शनिकों की विचारधाराएं प्रमुख है वो थे अरस्तु, हॉब्स, बर्कले
इनके अतिरिक्त लोग हनूम, हर्टले, ब्राउन, जेम्स मिल, अलेक्जेंडर वैन, इन दार्शनिकों का मानना था कि किसी भी परिणाम का कारण साहचर्य होता है। प्राचीन साहचर्यवादी इस प्रकार चले, परिणाम, परिणाम से कारण। इन्होंने पहले कोई परिणाम देखा, तब उसका कारण खोजा, जिसमें उन्होंने हमेशा साहचर्य ही पाया। अरस्तु ने स्मृति का कारण साहचर्य को माना, जो दो बातों में समानता, विरोधाभास एवं सहवर्तिता या समानता के कारण होता है। हॉब्स ने विचार का कारण भी साहचर्य को ही माना, जो परिस्थिति, विचार आदि के बीच स्थापित होता है। बर्कले ने ज्ञान को परिणाम बताया तथा इसका कारण चिन्ह और अर्थ में साहचर्य बताया। जैसे ध्वनि एक चिन्ह है, जब हम ध्वनि से अर्थ निकालते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर है नवीन साहचर्यवाद। नवीन साहचर्यवादियों ने परिणाम देखकर कारणों की खोज नहीं की, बल्कि इन्होंने कुछ कारणों का अध्ययन किया जो किसी निश्चित परिणाम का कारण होते हैं। अर्थात इनकी अध्ययन प्रक्रिया इस प्रकार थी: कारण, कारण से परिणाम। इस विचारधारवादियों का अध्ययन 3 भागों में कर सकते हैं। एबिंगहॉस के अनुसार इन्होंने निरर्थक शब्दों की सहायता से बहुत से प्रयोग किए और देखा कि बार बार प्रयोग करने से साहचर्य शक्तिशाली हो जाता है। ये स्मृति का कारण होता है। इन्होंने बारंबारता का नियम तथा अभ्यास का नियम प्रतिपादित किया। दूसरा, थॉर्नडाइक, पावलोव आदि ने उत्तेजना और प्रतिक्रिया में साहचर्य का अध्ययन किया और कहा कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया में संबंध स्थापित होने पर सीखना घटित होता है। अर्थात उत्तेजना व प्रतिक्रिया का साहचर्य सीखने का कारण होता है। इस संबंध में सिद्धांत व नियम भी प्रतिपादित किए गए। तीसरा था हर्बर्ट ने कहा कि किसी पुराने विचार या नवीन विचार में संबंध स्थापित होता है तो सीखना घटित होता है। इस प्रकार सीखना पुराने और नवीन विचार के कारण होना ही साहचर्य है। इस विचारधारा को आत्मबोधात्मक विचारधारा भी कहते हैं। अब प्राचीन व नवीन साहचर्यवादियों में अंतर क्या था? प्राचीन साहचर्यवादी सभी दार्शनिक थे, जबकि नवीन साहचर्यवादी अधिकतर मनोवैज्ञानिक थे। प्राचीन साहचर्यवादी परिणाम से कारण की ओर चले, जबकि नवीन साहचर्यवादी कारण से परिणाम की ओर चले। ठीक है। और प्राचीन साहचर्यवादी मुख्यतः स्मृति से ही संबंधित रहे, जबकि नवीन साहचर्यवादी ने स्मृति के साथ सीखने को भी अपना अध्ययन क्षेत्र बनाया। प्राचीन साहचर्यवादियों ने कोई भी वैज्ञानिक क्रियाओं का प्रयोग नहीं किया, जबकि नवीन साहचर्यवादियों ने मनोविज्ञान को अपनी विधियों द्वारा वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। साहचर्य किस किस के बीच में स्थापित होते हैं, इस संबंध में भी दोनों में भिन्नता है। शिक्षा में साहचर्यवाद का क्या महत्व रहा? अनेक शिक्षा पद्धतियां साहचर्य के सिद्धांत पर आधारित है। आज अनेक प्रशिक्षण महाविद्यालय में पाठ योजना हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली के आधार पर बनाई जाती है, जो कि साहचर्य को आत्मबोधात्मक विचारधारा पर आधारित है। शिक्षा के 2 प्रमुख बिंदुओं सीखना और सिखाना में सीखने के क्षेत्र में साहचर्यवाद का योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है। सीखने के महत्वपूर्ण सिद्धांत, नियम आदि हमें साहचर्यवादी विचारधारा के फलस्वरूप ही प्राप्त हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी साहचर्यवादियों ने किया। उन्होंने इनके स्मृति, चिंतन आदि पर व्यक्त किए गए विचार शिक्षा में बालकों के मानसिक विकास में सहायक हुए। शिक्षा की समस्याओं को वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन करके उनके हल करने में सहायता प्रदान की गई। मुझे आशा है कि आज की कक्षा में आपको मनोविज्ञान के ये तीनों संप्रदाय बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी के साथ मैं धन्यवाद दूंगी। धन्यवाद।